हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बात करूंगी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे लगता है कि आजकल जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक है कि 10 टिप्स और 20 टिप्स और 5 टिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर पर्सन के लिए, हर एज ग्रुप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। एक 20 साल के पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग तरह की होगी, एक 40 साल के पर्सन के लिए अलग तरह की होगी, एक 60 साल के बुजुर्ग के लिए अलग तरह की होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एज वाइज, आपकी क्या सोशल कंडीशन है, क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, इन सारी चीजों को देखते हुए आपके अलग अलग तरह के पैसे, आपके पास अलग अलग तरह का सरप्लस है, अलग अलग तरह की जॉब ऑफ नेचर अलग अलग तरह का है। कुछ कुछ जॉब्स में कंटिन्यू पैसा आता है, कुछ जॉब्स में एक साथ पैसा आता है, 2-3 महीने कुछ नहीं आता है। तो अलग अलग तरह की काम के अलग 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 पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी एक दवाई, वो कहते हैं ना कि जैसे एक दवाई हर पर्सन पे बराबर इफेक्ट नहीं करती, वैसे ही कोई भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में। आप फाइनेंशियल प्लानिंग डाल के देखो यूट्यूब पे, भर के कम से कम 100 वीडियोस आएंगे फाइनेंशियल। तो हर पर्सन, हर स्टेट, हर इकोनॉमिक कंडीशन, हर फाइनेंशियल कंडीशन, हर एज ग्रुप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग हो जाएगी। आज सबसे पहले मेरे ग्रुप के ही एक मेंबर हैं, मिस्टर यशपाल पाटीदार। उन्होंने उन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं उनके लिए मतलब कुछ डिजाइन कर सकती हूँ क्या। तो पहले मैं उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। देखो, उनको इंट्रोड्यूस करने से मेरा मतलब ये है कि जो भी पर्सन इस एज ग्रुप का और इस फाइनेंशियल कंडीशन का है, उसके लिए मेरी तरफ से कोर्स ऑफ एक्शन सेम रहेगा। मतलब कि इनके बारे में मैं जो जो भी आपको बता रही हूँ, अगर आप इनके जैसा या इनके आसपास कहीं पे स्टैंड करते हैं तो आप भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देखो, इनकी एज 22 है, ये सिंगल है, सिंगल स्टेटस सिंगल है। जो पर्सन सिंगल होता है उसके ऊपर किसी तरह की अदर लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके आपके पास एक पूरी फैमिली की लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए एक मैरिड पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग तरह की हो जाती है, एक अनमैरिड पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग तरह की हो जाती है। एज भी इनकी 22 है, एक 22 ईयर्स के पर्सन की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग हो जाएगी, 32 साल की अलग हो जाएगी, 42 साल की अलग हो जाएगी। इनकी एज 22 है। 2020 में इन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी आफ्टर कोविड। लेकिन हुआ क्या कि कोविड के ड्यूरेशन में उस वक्त मार्केट बहुत अच्छा था। आफ्टर कोविड तो इन्होंने अपने 24,000 रुपए को इन्होंने 1.5 लाख रुपए बना लिया था उस ड्यूरेशन में, जिसने भी ट्रेड किया होगा। लेकिन फिर एक ही दिन में इनको किसी ट्रेड पे सीधे 50,000 का नुकसान हुआ। तो उसके बाद में इन्होंने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया। एटलीस्ट उसके बाद में इन्होंने कसम खाई कि अब मैं सिर्फ होल्डिंग में ही ट्रेड किया करूंगा। इनके पास जो भी पैसा होता है वो ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, 1.5-2 साल, 1 साल के लिए, 5-6 महीने के लिए, इस तरह से ये लगाते हैं। तो फर्स्ट तो ये उस ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी से इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी की तरफ आए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रेड करते रहते हैं ना, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि इन्वेस्टिंग कितना सुकून भरा है, कितना 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 अच्छा प्रोसेस है इन्वेस्टिंग का। तो अब इन्होंने और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी क्या लगी ना, इन्होंने वो स्क्रीनशॉट तक सेव करके रखा हुआ है जिनको इनके जिसमें इनको इनके ट्रेड पे 50,000 का लॉस हुआ था। इनका कभी मन भी करता है ना ट्रेड करने का, तो ये उस स्क्रीनशॉट को देख लेते हैं कि देखो, ट्रेड की वजह से एक दिन में इतना बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस तरह के लोग, मुझे ऐसा लगता है, शेयर मार्केट में लंबा खेलेंगे, क्योंकि जिन भी पर्सन को अपनी पास्ट प्रीवियस मिस्टेक्स को यहाँ दोहराना नहीं, मतलब जो जो अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को दोहराते नहीं हैं, अपनी मिस्टेक्स से लेसन्स लेते हैं, वो लोग शेयर मार्केट में, देखो, यहाँ आप रोज कुछ ना कुछ सीखोगे। और अगर आपको यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी बनना है तो आपको अपनी हर एक गलती को गांठ बांधनी है कि ये गलती दोबारा ना हो, ये गलती दोबारा ना हो। ऐसे जैसे जैसे आप अपनी गलतियां कम करते जाओगे ना, आपके आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे अच्छा कमाने के, ज्यादा कमाने के। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में लॉस उठा चुके हैं, वो इनकी तरह से कुछ कर सकते हैं कि उस ट्रेडिंग वाली चीज को एकदम अच्छे से दिमाग में रखें। चाहे जितना किसी भी शेयर को ट्रेड करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से अपनी किसी ट्रेडिंग मिस्टेक को, बड़ी ट्रेडिंग, जैसे मैंने कहा ना, मैंने वो 1.5 लाख रुपए का ट्रेडिंग मिस्टेक मुझे आज तक याद है। मुझे पूरा पता होता है कौन शेयर कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, जिन शेयर्स में मैं इन्वेस्टेड रहती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं किसी भी शेयर में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करती, एटलीस्ट 4-5 दिन और 10 दिन का गेम नहीं खेलती।
बहुत अच्छे से सोच समझ के पैसा लगाना है ना कहीं पे भी, तो मैं कोशिश करती हूँ उस शेयर में कम से कम 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए पैसा लगाऊं। तो ये बहुत अच्छा करते हैं कि उस 50,000 लॉस को ये बहुत अच्छे से याद रखते हैं। मुझे अपना वो टाइम याद आता है जब आप मतलब मैं भी सेम ही करती हूँ। तो ये आप अच्छे पाथ पे हैं, आप एकदम राइट पाथ पे हैं। फिर नेक्स्ट इनके बारे में बात करूंगी। इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड पे शेयर खरीदा था, जिसको इन्होंने 300% का प्रॉफिट देखा था, लेकिन ये बुक नहीं कर पाए थे। और अब फिलहाल ये जो प्रॉफिट इनका 300% का था वो 180% पे आ चुका है। तो क्योंकि ये नए हैं अभी, है ना, उतना एक्सपीरियंस इनको नहीं हुआ है, 2-3 साल इनको हुए हैं। तो मैं यही कहती हूँ, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मार्केट की समझ होती जाएगी, वैसे वैसे आपको सही टाइम पे एंट्री करना और एग्जिट करना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अगर डेवलप करनी है अपने अंदर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी की न्यूज के टच में रहना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का, शेयर मार्केट पे असर, इन चीजों को समझना होगा। और ये समझने के लिए आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर या किसी एनालिस्ट को फॉलो करना होगा। सारे एनालिस्ट ऑलमोस्ट ये तो बता ही देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी रुकना है, अभी चलना है, अभी इन्वेस्ट करना है, अभी नहीं करना है ना। आप जिसको भी फॉलो करना चाहो आप उसको कर सकते हो। और फिलहाल वो 180% के प्रॉफिट पे हैं, तो अच्छी बात है। हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे कभी इतनी जोर से इस कंपनी ने अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं इसमें जाके इन्वेस्ट करूं। मैंने कई बार, 1-2 बार इसको देखा भी है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू आप बने रह सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग, मैंने कहा ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं सीखा ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपने उस इन्वेस्टमेंट, आप अपनी उस मेहनत का, वो कहते हैं ना, फल नहीं, अपनी उस मेहनत का फ्रूट नहीं प्रॉपर ले पाओगे। तो ये दिक्कत, ये कहूंगी कि अगर आपको सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो उस कंपनी से रिलेटेड सारी न्यूज के टच में आपको रहना ही होगा, तभी आप। लेकिन अभी क्योंकि आप नए हो, और यही कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप अपने अपने अच्छी कंपनी से टाइमली प्रॉफिट बुक्स नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है वो यही है कि आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड हर न्यूज पे बहुत तीखी नजर रखनी होगी, उस कंपनी की हर गतिविधि पे बहुत तीखी नजर रखनी होगी। जैसे कि मैं अपने पोर्टफोलियो के हर शेयर पे के मैनेजमेंट में क्या इश्यू चल रहा है, उसका प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, उसके रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल तरीके से मैं अपनी कंपनीज को ट्रैक करते रहती हूँ टाइमली। और यही वजह से मैं मतलब उस सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करने से नहीं चूक पाती, मैं सही टाइम पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेती हूँ। रिसेंटली मैंने बताया था कि वेदांता में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा लगता है, वेदांता को लेके, वेदांता के फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने 330 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, वेदांता से अपना स्टेक हटाया था। एचएएल में मैंने 3900 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। इसी के साथ मैंने अभी रिसेंटली अगर बात करूं, डीएलएफ पे मैंने अभी 490 पे प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग मैं तभी कर पाई हूँ जब उन शेयर से रिलेटेड हर एक हलचल पे मेरी नजर है, और इनफैक्ट नजर ही नहीं है, उस कंपनी में क्या होने वाला है इसका प्रिडिक्शन भी, अगले 3 महीने की विजिबिलिटी आपको रखनी होगी। एक्चुअली न्यूज जब तक हम तक पहुंचती है ना, तब तक उस शेयर में सारा काम हो चुका होता है, क्योंकि वो न्यूज हम तक 1 महीने बाद पहुंचती है, उससे पहले ही वो न्यूज ऑपरेटर्स और बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास पहुंच जाती है। तो जिनको भी वहां से प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर ऊपर पे लेके जाना होता है, तो वो लोग अपना काम कर चुके होते हैं। तो जरूरी है कि केवल न्यूज के टच में ही नहीं रहना, आपको अपनी कंपनी के अगले 3 महीने की और 6 महीने की विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं अपनी सारी कंपनीज, जहां जहां भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड रहती हूँ, मैं अपनी सारी कंपनीज की कम से कम आगे की 6 महीने की विजिबिलिटी रख के चलती हूँ कि अगर किसी कंपनी में कोई दिक्कत है तो वो कब तक दूर हो जाएगी। तो इसी वजह से सही टाइम पे एवरेजिंग भी कर पाती हूँ। और अगर किसी कंपनी में आगे दिक्कत रहने वाली है तो टाइमली में प्रॉफिट बुकिंग भी कर पाती हूँ। और उसका रिसेंट एग्जांपल मैंने अभी आपको रिलायंस में दे दिया कि रिलायंस के अभी मुझे अगले 2-3 महीने थोड़े परेशानी वाले लग रहे हैं, और इसी वजह से मैंने रिलायंस में 2820 पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। तो ये सारी चीजें आपको तभी हो पाएंगी जब आपको मार्केट की अच्छी समझ होगी, और अच्छी समझ के लिए आपको शेयर मार्केट की न्यूज से बहुत ज्यादा अच्छे से अपडेटेड रहना होगा।
और शेयर मार्केट की ही नहीं, इनफैक्ट अपने सेक्टर की, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या किया हुआ है उस सेक्टर की न्यूज से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा हार्डली मैंने देखा है कि किसी सेक्टर में प्रॉब्लम हो और उस सेक्टर की किसी कंपनी में चाल हो। मैंने ऐसा कम ही देखा है। अगर चाल किसी सेक्टर में चाल आती है ना, तो उस सेक्टर की सारी ही कंपनियां अच्छी रहती हैं। अगर किसी सेक्टर में प्रॉब्लम होती है तो उस सेक्टर की सारी ही कंपनी को सेम प्रॉब्लम होती है ना। तो सेक्टर के साथ साथ आपको उस कंपनी के, मतलब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के साथ साथ आपको उस सेक्टर की विजिबिलिटी भी रखनी होगी कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। अगर आपको इतना अभी समझ नहीं आती तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर एक अच्छे से अच्छे सेक्टर की आपको 2-3 महीने की विजिबिलिटी देने की, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये कहते हैं कि ये अपना पैसा म्यूचुअल फंड और एसआईपी में भी लगाते हैं। देखिए इनके साथ क्या अच्छी चीज है ना कि ये अभी स्टडी कर रहे हैं, सिंगल लाइन के ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं है और स्टडी कर रहे हैं, तो इनका सारा खर्चा वर्चा उठाने के लिए भी इनकी फैमिली है, फैमिली भी रिच है, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा रेंट आता है, 2 घर हैं। इतनी सारी चीज, इतनी सारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ, इतने अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ में मुझे नहीं लगता कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपनी राय बता रही हूँ। अगर इतनी सारी चीजें मेरे साथ हो तो मैं एक भी रुपया अपना इस वक्त 2023 में म्यूचुअल फंड और एसआईपी में नहीं लगाऊंगी। उसका रीजन बता दिया कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी से बेहतर रिटर्न्स आपको अच्छी कंपनीज में मिलेंगे अगर आप पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल रुकने की इच्छा रखते हैं। आप कोई सा भी शेयर पकड़ लो निफ्टी 50 का, या फिर मैं आपको जो शेयर बताती रहती हूँ आप उनमें एसआईपी करना शुरू कर दो, उनमें म्यूचुअल फंड, जितना जैसे आप हर महीने म्यूचुअल फंड का निवेश देते हो ना, आप मेरे किसी भी शेयर में हर महीने उतना उतना 2-2-3 जितने भी हजार की आपने एसआईपी ले रखी हो, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, उन सारे शेयर्स में, वेल टेस्टेड शेयर्स हैं सारे, आप महिंद्रा का शेयर लेना शुरू कर दो, हर महीने की एसआईपी करना शुरू कर दो महिंद्रा में, है ना। आपको हर म्यूचुअल फंड से, एक लॉन्ग टर्म की बात करूं, अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपको हर एक म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दे सकता है कोई भी एक अच्छा शेयर, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म बने रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि कुछ पैसा आपका अच्छा कमाए, कुछ पैसा आपका सेफ कमाए, तो सेफ कमाने वाली सेफ बड़ी कंपनीज में आप हर महीने की एसआईपी करना शुरू कर दो, जो भी कंपनी आपको पसंद है। निफ्टी 50 के कम से कम 20 स्टॉक में ऐसे आपको बता सकती हूँ जिनमें आप आईज क्लोज करके म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, जिनमें आप आईज क्लोज करके एसआईपी ले सकते हो। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो पैसा आप म्यूचुअल फंड्स को देते हो, जो पैसा आप बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को देते हो, कि लो, म्यूचुअल फंड क्या होता है यार, जैसे मैं ही हूँ, मैं मार्केट की समझ रखती हूँ, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी कोई भी 2-3-4 लोगों का ग्रुप होता है जो मार्केट की समझ रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो आप लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट से जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा वो आपको दे देते हैं। तो अगर आपको मार्केट की समझ है, और मैं आपको अपने चैनल पे जल्दी ही निफ्टी 50 की या कुछ ऐसी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी बताऊंगी, 10-20 कंपनीज मैं आपको बता दूंगी, जो भी सेक्टर और जो भी कंपनी आपको पर्सनली पसंद हो, जो भी जिन भी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ लगता है ना, मैं कहूंगी वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें आईज क्लोज करके। हर महीने जैसे आप बिना बिना एक भी महीने स्किप किए, आप हर महीने जैसे एसआईपी करते हैं ना 5,000 या 10,000 जितने की भी, आप हर महीने उन कंपनीज में हर मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। आपको इस दुनिया के किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिना किसी मिडिल मैन के, मतलब कि आपको किसी मिडिल मैन की भी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड, कोई भी XYZ कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है उन लोगों के लिए जिनको मार्केट की समझ नहीं है, जिनको एफडी से बेहतर रिटर्न चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप शेयर मार्केट की समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको विश्वास है कि शेयर मार्केट से कमाई होती है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना चाहिए। और सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, देखो क्या होता है ना, स्मॉल और मिड कैप में कभी कभी वो जितना तेजी से ऊपर जाती है उतना तेजी से नीचे भी आपको गिराती हैं। तो फिर आपको अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की बजाय अच्छी बड़ी कंपनीज में आपको पार्ट लेना चाहिए, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए। और हर महीने जैसे आप एसआईपी करवाते हो, हर महीने 5,000 और 10,000 रुपए लगाते हो, इस तरह से आपको उसमें अपना स्टेक बढ़ाते जाना है। और आफ्टर सम टाइम आप जब उस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे जो आपने एसआईपी कराई है किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू वर्सेस जो आपने इन अच्छी कंपनीज में अगर आपने पैसा लगाया है हर महीने पूरा 1 साल या 2 साल या 3 साल, आप
चाहो तो आप कंपेयर कर लेना, आपको ऑलवेज ये वाला रिटर्न जो आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हो वो हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपका पैसा लेके मार्केट में लगा रहा है तो वो अपनी प्रोसेसिंग फीस और बहुत सारे चार्जेस आपसे वसूल करेगा। तो क्यों आपको अपने पैसे को इस तरह से बांट बांट के आप तक पहुंचे वो पैसा, आप सीधा अपना पैसा अपने इक्विटी से अच्छे अच्छे कंपनीज के निवेश से कमाया करो। मेरे तो मेंटोर ने मुझे पहले दिन यही बोला था कि कभी भी कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेना, सीधा पैसा इक्विटी में लगाना है, अच्छी कंपनीज में लगाना है, ट्रेडिंग से बचना है। यही दो चार चीजें उन्होंने मुझे बताई थी और मैं ऐसा ही करते आ रही हूँ। बाकी बाकी सर आपके आपके इन्वेस्टमेंट प्लान और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। शेयर मार्केट में इस एज ग्रुप के और इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के और इस तरह से शेयर मार्केट की समझ रखने वाले समझदार लोगों के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप करते रहिए इन्वेस्टमेंट इसी तरह से, शेयर मार्केट के टच में रहिए, न्यूज के टच में रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए। जितना आपका नॉलेज यहाँ बढ़ता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में आपके रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे। उसी प्रोपोर्शन में जितना आप किसी भी कंपनी को स्टडी करके पैसा लगाओगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी में उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी में आप हाई प्राइसेस पे ट्रैप होने से बच जाओगे और टाइमली प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।